सितंबर 2023 की एक शाम जब अंधेरा चढ़ने लगता है, आंखों से चीज़ें कम दिखाई देने लगती हैं। अमृतसर सेक्टर के बेसब जवानों के कान में कुछ दूर से आती हुई एक आवाज़ सुनाई देती है। एक मशीन की आवाज़ जो पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ से धीरे धीरे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में जवानों को एक ड्रोन दिखता है। इसे पाकिस्तान की तरफ से कोई सरप्राइज अटैक समझकर उस ड्रोन को ट्रैक किया जाता है और फिर जब वो खेत के ऊपर से गुजरता है तो उसे शूट कर दिया जाता है। जब एक ऑफिसर ड्रोन के रैकेट को देखने के लिए खेत में घुसता है तो उन्हें कोई गन या बॉम्ब नहीं मिलता, बल्कि मिलता है उन्हें चाइनीज़ ड्रोन के टुकड़े और उसके साथ एक पेप्सी का बोतल जिसमें भरा हुआ रहता है आधा किलो प्योर हेरोइन। और ये जहर केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के दूसरे हिस्से नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के रास्ते, म्यांमार से एक और खतरनाक सप्लाई लाइन इंडिया का गला घोट रही है। असल में इंडिया दुनिया के दो बड़े ड्रग हब्स, वेस्ट में गोल्डन क्रेसेंट और ईस्ट में गोल्डन ट्रायंगल के बीच का एक इजी टारगेट बन चुका है। और एक बार अगर हमारी यूथ इस नशे का शिकार बनती है तो ये इशू जो है वो इंटरनल बन जाता है, क्योंकि नशे की वजह से जो डिमांड है वो बढ़ता है और डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई चाहिए होती है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आपको हर राज्य के कोने कोने पर ये जहर लैब्स में बनते हुए मिल जाएंगे खुफिया तरीके से, और इसके बाद इसे हैवीली ऑर्गेनाइज तरीके से बांटा जाता है। और ये चंद नशेड़ियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इकोनॉमी है जो कि देश को अंदर से खोखला कर रही है। एक ऐसा घिनौना नेक्सस जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कार्टेल, ब्लैक मनी सब एक साथ जुड़े हैं। और इसीलिए इस तबाही के लिए आप किसी एक इंसान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आज हम इस मास्टर ट्रैप को डिकोड करेंगे। हम टाइमलाइन में थोड़ा सा पीछे जाएंगे और समझेंगे इस नार्को टेररिज्म की पूरी कहानी को। कहाँ से शुरू होती है ये मल्टी बिलियन डॉलर सप्लाई चेन, कौन है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि पॉलिटिक्स के आड़ में इस धंधे को चला रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया कभी इस टैप से बाहर निकल पाएगा। किसी भी बीमारी की दवाई को समझने के लिए उसके शुरुआत को समझना जरूरी है। इंडिया हमेशा से इस नशे का कंज्यूमर नहीं हुआ करता था। एक टाइम था इंडिया जब केवल एक ट्रांजिट रूट हुआ करता था, मतलब कि जो नशे की सप्लाई है वो इंडिया से होकर जाती थी। यहाँ के लोग उसको उतना कंज्यूम नहीं करते थे या फिर कंज्यूम करते ही नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि इंडिया एक रास्ता था तो इसके टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। कई सारी घटनाएं जो हैं सरकार के सामने आई, इसलिए नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट लाया गया। पर उस वक्त तक जियोपॉलिटिक्स और बॉर्डर डायनामिक्स जो हैं वो बदलना शुरू हो गए थे। जो जहर अभी तक केवल इंडिया से होकर गुजर रहा था उसने इंडिया में अपना कंज्यूमर बेस ढूंढ लिया था। और ये शुरुआत है इंडिया के दो अलग अलग बॉर्डर पर दो अलग अलग तरीकों से हुई। सबसे पहले चलते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ, पंजाब, जो कि कभी इंडिया का ब्रेड बास्केट हुआ करता था, पूरे इंडिया का पेट भरने वाला कहा जाता था। 1960s और 70s में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आता है वो पंजाब को काफ़ी ज़्यादा दौलत देता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है पंजाब के पास आता है। लेकिन हर एक बूम का एक बर्स्ट होता है। लगातार खेती की वजह से जो खेती की जो उपजाऊ क्षमता होती है, जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है, और जो पानी का जो लेवल होता है वो भी नीचे जाता है, जिसकी वजह से पंजाब में खेती करने में इशू आने लगती है। जो पैदावार है वो कम हो जाती है। जो जनरेशनल ज़मीनें थी वो लगातार छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ रही थी। एक वक्त आया जब खेती से होने वाला जो मुनाफा था वो रुक गया और जो कर्ज था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और इस एग्रीकल्चर क्राइसिस से एक ऐसी जनरेशन आती है जिसके पास ना तो खेती से कोई आमदनी थी और ना ही वो उन्हें इंडस्ट्री में कोई नौकरी मिल रही थी। और यही वो सोशियो इकोनॉमिक वैक्यूम था जिसका फ़ायदा उठाया बॉर्डर के उस पार बैठे कार्टेल्स ने। पंजाब पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करता है। 80s और 90s के बीच में पंजाब ने एक भयंकर इंसर्जेंसी और आतंकवाद देखा। और जब इन सब से पंजाब आगे बढ़ता है तो वो जो सप्लाई चेन था, जो कि आर्म्स आते थे जिस रास्ते से, उस रास्तों का अब यूज़ किया जाने लगा ड्रग्स को स्मगल करने के लिए पंजाब के अंदर। हाई ग्रेड हेरोइन जो कि अफगानिस्तान में प्रिपेयर होती थी और वो फिर पाकिस्तान से होकर के पाकिस्तान पंजाब के जो बॉर्डर के जो रास्ते हैं, खुफिया रास्ते, उससे होकर के पंजाब में एंटर करती थी और फिर पूरे देश में। शुरुआत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो कार्टेल्स थे उन्होंने पंजाब में एक
लो प्राइस पर ड्रग्स को स्मगल किया, और जब यूथ जो थे एडिक्ट हो जाते हैं तो फिर उन्होंने उसके प्राइजेस जो हैं वो बढ़ा दिए। लेकिन तब तक पंजाब का जो यूथ है वो उस ट्रैप में फंस चुका था। अब आते हैं इंडिया के दूसरे छोर यानी कि नॉर्थ ईस्ट पर। ये एक आइसोलेटेड प्लेस है, यहाँ पे जंगल हैं, डेंस जंगल हैं, जिसकी वजह से ये एक ईजी सप्लाई का रास्ता बन जाता है। उन्हें पकड़े जाने का भी डर बहुत ही कम होता है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का लगभग 1643 किलोमीटर लंबा हाईली पोरस बॉर्डर म्यांमार से जुड़ा हुआ है। फरवरी 2021 में म्यांमार में एक मिलिट्री कूप होता है, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाती है और वहाँ के लोगों के पास ज़्यादा तरीके नहीं बचते। और वहाँ की जो पुलिस थी, अब जो भी लोग इलीगल काम कर रहे थे उन पे भी उतना ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से वो ईजिली इंडिया को ड्रग्स सप्लाई करना चाहते हैं और उनके लिए एक ईजी सोर्स बन जाता है पैसा कमाने का। और दूसरी तरफ इंडिया में भी जो सेपरेटिस्ट ग्रुप होते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के कई सारे पार्ट को इंडिया से अलग करना चाहते हैं, उनको भी इस चीज़ में बेनिफिट दिखता है। उनको म्यांमार से हथियार मिल जाता है और उनको इस ड्रग्स की स्मगलिंग की वजह से बेनिफिट मिल जाता है, जिसकी वजह से उनका जो एक रिवोल्यूशन है वो चलता रहता है और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट इंडिया पर आता है। मतलब इंडिया के पैसे से ही इंडिया में ही वॉर होता रहता है नॉर्थ ईस्ट में। अब अगर आपको लगता है कि इंडिया इस खेल में केवल एक विक्टिम है तो शायद यहाँ पर आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो ज़्यादातर कंट्रीज़ को फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस जो है वो सप्लाई करता है। और इसी के साथ बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि इलीगल वे में ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करती हैं दूसरी कंट्रीज़ को, जिससे कि ये ड्रग्स बनाए जा सकते हैं। ये सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो बना करके सप्लाई किए जा सकते हैं। अब जो प्लांट बेस्ड ड्रग्स होते हैं उसके लिए कार्टेल्स को डिपेंड होना पड़ता है प्लांट पर, और जो कि डिपेंड करता है बारिश पर, धूप पर और ज़मीन पर। अब क्योंकि ये तीनों चीज़ें सर्टेन नहीं होती हैं, सूखा हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, या फिर ज़मीन पर पुलिस की रेड पड़ सकती है, जिसकी वजह से कार्टेल्स को जो होता है वो सप्लाई में इशू आता है। इसकी वजह से कार्टेल्स जो है वो सिंथेटिक मटेरियल चाहती है जो कि लैब में बनाया जा सकता है, और इसकी सप्लाई इंडिया से की जा रही है। और क्योंकि इन सब चीज़ में इंडिया के भी कई सारे लोग बेनिफिट ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ बंद करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे जैसे सिक्योरिटी बढ़ी है, कार्टेल्स ने अपना तरीका भी बदल दिया है, यानी कि वो ह्यूमन कुरियर की जगह पर अब ड्रोन्स का यूज़ करते हैं। वो एक लो एल्टीट्यूड पर ड्रोन को भेजते हैं और किसी ऐसे इलाके को टारगेट करते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, जैसे कि कोई खेत, और वहाँ पे वो ड्रग को ड्रॉप करते हैं और ड्रोन वापस से बॉर्डर के उस पार चला जाता है। आंकड़े हैरान करने वाले आए हैं, जहाँ 2019-2021 में मुश्किल से 1 या 2 ड्रोन पकड़े गए हैं, वहीं साल 2024 में बीएसएफ ने 294 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया हुआ है। साल 2025 में 288 ड्रोन डाउन किए गए हैं, जिनसे 380 किलो से ज़्यादा हेरोइन और 200 से ज़्यादा वेपन्स जब्त हुए हैं। और ये नंबर्स केवल उन इंसिडेंट्स का है जहाँ पर ड्रोन को पकड़ा गया है या फिर उनको इंटरसेप्ट किया गया है, यानी वो ड्रोन्स जिन्होंने अपना मिशन जो है वो सक्सेसफुल किया, उनकी संख्या इनसे कहीं ज़्यादा है। इंडियन फोर्सेस अब स्काईनेट इंटेल जैसे डिजिटल फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है ताकि ड्रोन्स की फ्लाइट लॉग्स एक्सट्रैक्ट करके उनके ओरिजिन और रिसीवर्स का पता लगाया जा सके। लेकिन फुल्ली सक्सेस वहाँ पर भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जैसे जैसे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो एडवांस होते हैं तो वहीं कार्टेल्स भी एडवांस हो जाते हैं। ये सप्लाई चेन एक बिना चेहरे का राक्षस जैसा हो गया है, जिसकी जड़ें ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर आसमान तक है। लेकिन आखिर इस $1 बिलियन सप्लाई चेन का डेस्टिनेशन क्या है, उनका टारगेट क्या है? जब ये जहर यानी कि ड्रग्स फैलता है तो कंट्री की इकोनॉमी और कंट्री के जो परिवार होते हैं, जो फैमिली होती है, उनका क्या होता है, उन पे क्या इम्पैक्ट जाता है? बॉर्डर के उस पार से जो भी ड्रग्स इंडिया आते हैं, उनका जो मेन मकसद होता है वो केवल तबाही फैलाना नहीं होता है, बल्कि ज़्यादातर केस में उनका जो मकसद होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना। और जब ये ड्रग्स स्ट्रीट्स पर बिकता है तो ये केवल बीमारियां या फिर एडिक्शन नहीं फैला रहा है, बल्कि एक ब्लैक इकोनॉमी भी क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से कार्टेल्स को ड्रग्स बेचने से ज़्यादा उस ब्लैक इकोनॉमी को कैसे वाइट किया जाए
उसका इशू आता है। और इस कैश को वाइड करने के लिए जो इंटरनेशनल कार्टेल्स होते हैं वो एक तो ट्रेडिशनल हवाला का यूज़ करते हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि बिना किसी बैंक पेपर के जरिए हज़ारों करोड़ों रुपए बॉर्डर के उस पार कर देता है। और इंडिया के अंदर जो ब्लैक मनी होती है उसका यूज़ रियल इस्टेट ज़मीनें खरीदने के लिए, इलीगल माइनिंग, शराब की दुकानें, ये सब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और उस पैसे को वाइड किया जाता है। और इन सब के ऊपर भी एक जो प्रोटेक्शन इनको मिलता है वो ज़्यादातर लोकल मिनिस्टर, एमएलए इन सब का मिलता है, क्योंकि उनको भी बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं किसी भी इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो ज़्यादातर केसेस में वहाँ के जो लोकल एमएलएज होते हैं, जो लोकल मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स होती है वो भी उनका हेल्प करती है, जिसे हम नार्को पॉलिटिक्स भी कहते हैं। और कार्टेल्स जानते हैं कि उनको इस सिस्टम को सस्टेन करने के लिए यहाँ के सिस्टम को हैक करना पड़ेगा, इसलिए वो केवल एक कांस्टेबल या फिर किसी एक एमएलए को नहीं बल्कि कभी कभी तो पूरे सिस्टम को ही हैक करके रखते हैं, पूरे सिस्टम को ही पैसा खिलाते हैं। और जब पब्लिक का प्रेशर बढ़ता है तो किसी छोटे मोटे स्मगलर को पुलिस जो है पकड़ लेती है और दिखा देती है कि हमने जो है वो ड्रग्स के जो स्मगलिंग है उसको हमने रोक दिया है। अब इन सब को देख करके आपके मन में दो चीज़ें आ सकती हैं कि इतना सारा जो पैसा है वो एक तो हमारे यूथ से आ रहा है क्योंकि वो इन सब चीज़ को खरीदते हैं, बट इन सब की मार्केटिंग की कैसे जाती है? मतलब कोई भी इंसान जो कि वो जानता है कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, वो इन सब चीज़ को यूज़ कैसे करेगा? तो इसकी भी एक सॉलिड मार्केटिंग की जाती है और एकदम लीगल तरीके से। ड्रग्स को बेचने से पहले यूथ की जो साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग है वो की जाती है और ये ग्रूमिंग होती है पॉप कल्चर म्यूज़िक के ज़रिए। पंजाब में इसके कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जो कि मेनस्ट्रीम मीडिया और म्यूज़िक में डीपली पेनिट्रेट कर चुका है। आजकल एक हाईली क्रिएटिव पंजाबी पॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री खुलेआम अल्कोहल, अफीम और हेरोइन के कंजम्पशन को ग्लोरीफाई करती है, जिसे कि गानों में नागनी, डोप सोप ये सब वर्ड से ग्लोरीफाई किया जाता है। इन गानों और वीडियोस में ड्रग यूज़ को हाइपर मैस्कुलिनिटी, एक्सट्रीम वेल्थ, एंटी एस्टेब्लिशमेंट और सोशल डोमिनेंस के साथ जोड़ दिया जाता है। और लोगों की हीरो आइडल्स जब खुद ही नशे को ग्लोरीफाई करते हैं तो फिर यूथ तो उसकी तरफ जाएंगे ही। IIM अहमदाबाद की कम्प्रिहेंसिव स्टडी ने एक शॉकिंग रियलिटी एक्सपोज की। पंजाब की यूनिवर्सिटी में लगभग 60% स्टूडेंट्स ऐसे गाने सुन रहे थे जो कि ड्रग्स और वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं। अब इन सब की वजह से एक तरफ यूथ जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव और हाइपर चीज़ों को गेन करना चाहती है, लेकिन वो उसे पा नहीं सकती क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं है। महंगी गाड़ी जो है वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे बंगलो महंगी कंट्रीज़ में सब अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं तो वो है ड्रग्स। और कभी कभी जब वो इसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो बेचना शुरू करते हैं, अपना घर, अपने खेत, दुकानें और जो भी चीज़ें उनको मिलती हैं, जिसकी वजह से वो अकेले नहीं बल्कि उनका पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसके अंदर आना तो आसान है, लेकिन ज़्यादातर केस में बर्बाद हुए बिना इसके बाहर जाना बहुत ही मुश्किल है। पॉप कल्चर में जो स्वैग दिखाया जाता है, ग्राउंड रियलिटी काफ़ी अलग है। एक बार चित्ता ब्लड में आ गई, एक बार ड्रग्स जो है मुंह लग गया तो सारा का सारा स्वैग वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये रियलिटी देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा पंजाब के अमृतसर के मकबूलपुरा। इस जगह को यूनिवर्सली एक नाम से जाना जाता है, विलेज ऑफ विडोज एंड ऑर्फन, यानी कि विधवाओं और अनाथों का गाँव। यहाँ की फैमिलीज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही उल्टा हो गया है, यानी कि जो फैमिली का ब्रेड विनर होता है ज़्यादातर घर में वही नहीं है, यानी कि घर का वो लड़का जो कि घर के लिए रोटियां कमाता है, ज़्यादातर केस में वो या तो नशे में या फिर नशे की वजह से जो गैंगवार होती है उसमें या फिर किसी जेल में होता है। वहाँ पर ये हर एक दूसरे घर की कहानी है। यहाँ की माएँ लगातार महसूस किए जाने वाले दुख में जी रही हैं, उन बेटों के इंतज़ार में जो कि मर चुके हैं, जो कि कभी वापस ही नहीं आएंगे। बाप शर्म और शैतान जैसे कर्ज से अकेले लड़ रहा है। और इस चीज़ का शिकार वो भी हैं जिन्होंने कभी शायद नशे को छुआ तक नहीं। मणिपुर, मिजोरम जैसे स्टेट्स में ज़्यादातर लोगों को HIV, हेपेटाइटिस B जैसे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग एडिक्टेड होते हैं वो नीडल्स का यूज़ करते हैं और नीडल्स को शेयर करते हैं ड्रग्स लेने के लिए, और जिसकी वजह से HIV फैलता है। और इसकी वजह से एक औरत जिसने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया उसे भी ये जानलेवा बीमारी है क्योंकि उसके पति को ये इशू है। इन घरों में रिश्तों में से भरोसा बिल्कुल उठ चुका है।
कोई भी एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं करता, क्योंकि भरोसे की जगह ले रखी है डर ने। डर इस बात का कि जो हस्बैंड आज शाम को घर पे आ रहा है, कोई HIV जैसा रोग तो साथ में नहीं ला रहा है। हस्बैंड जो कार्टेल्स के लिए एक नया कस्टमर है, पॉलिटिशियंस के लिए एक नया वोट है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो हस्बैंड उस परिवार की आखिरी उम्मीद है, वो उम्मीद जिसके जाने से उसका परिवार भारत के गरीबी की कतार को और भी लंबा करता है। जो डॉक्यूमेंट्री या इन्वेस्टिगेशन केवल सैड पार्ट पर ख़त्म हो जाए या फिर स्ट्रगल पर ख़त्म हो जाए तो वो सही नहीं है, क्योंकि हर एक डार्क फेज़ में कहीं ना कहीं एक लड़ाई लड़ी जा रही होती है रिकवरी की, लौटने की। रियलिटी ये है कि केवल सिस्टम या पुलिस की वजह से ये चीज़ नहीं रुकने वाली है, क्योंकि अगर डिमांड है तो सप्लाई कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस सप्लाई को ही रोका जाए। और इसकी वजह से ये जो जंग है, ये जो वॉर है चीज़ें सही करने की, वो कहीं ना कहीं रिहैब या फिर क्लिनिक्स में आ चुकी हैं। इसकी एक पहल का एग्जाम्पल 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान, इसका जो मिशन था वो कंट्री के सबसे हाईली एडिक्टेड 272 डिस्ट्रिक्ट्स को बचाना था। यानी कि इसका फोकस मोस्टली इन 272 जिलों में था। और इस मिशन का जो पर्पस था वो केवल सज़ा देना नहीं था, बल्कि एजुकेशन, अवेयरनेस और रिहैब सेंटर्स को सपोर्ट करना था। कई सारे मेडिकेशन चलाए जाते हैं, लेकिन 40% केसेस में कई सारे मरीज जो होते हैं मेडिकेशन के बाद भी वापस से नशा करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसीलिए जो एडिक्टेड यूथ हैं उनको बचाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपनी आने वाली जनरेशन को ये चीज़ स्टार्ट ही ना करने दिया जाए। उनको स्टार्ट से अवेयर किया जाए इन सब चीज़ों के बारे में, केवल ड्रग्स के बारे में नहीं, बल्कि ड्रग्स कोई ग्लैमर नहीं है ये भी बताया जाए। ड्रग्स कोई ऑरा या फिर अल्फा नहीं बनाता किसी को, ये भी उनको सिखाया जाए। इस सब्जेक्ट पे आपके क्या थॉट्स हैं, आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।